अच्छा तो हम लोग ये WHO और यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक टीबी के एलिमिनेशन का एक प्लेज किया है, संकल्प लिया है। हम लोगों ने, भारत सरकार ने 2025 तक की बात की है, लेकिन वास्तविकता में कहीं हम लोग काफ़ी भी दूर दिख रहे हैं। इसका दरअसल कारण क्या है? नहीं, कारण ये है कि आप एक सिचुएशन इमेजिन करें कि 100% डायग्नोसिस हो जाए और जितने भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस के जैसे ही हुई उसका इलाज हो जाए। जैसे ही आप पेशेंट का इलाज करते हो 4 से 6 हफ्ते के बीच में अंदर वो नॉन कंटेजियस हो जाता है, वो फिर फैलाएगा नहीं टीबी को। इसी फिलॉसफी में जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, अमेरिका, कनाडा में एक साल में सिर्फ 1600 केस रिपोर्ट हुए थे, इतने बड़े देश में, जबकि हमारे यहाँ संख्या लाखों में। उनका जो केस डिटेक्शन है बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको अमेरिका का इमिग्रेशन चाहिए तो आपको ये सब टेस्ट भी कराने होते हैं, किसी किसी में एक्सरे भी कराने होते हैं। तो आप इमेजिन करें कि पूरे दुनिया में जिसको भी खांसी हुई और जिसको भी टीबी है, सबका डायग्नोसिस हो जाए, सबका ट्रीटमेंट हो जाए, तो फैलना बंद हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीन हमारे पास इतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया। ट्यूबरक्लोसिस की BCG वैक्सीन है, लेकिन वो इतनी कारगर नहीं है, उसकी थोड़ी सी बेनिफिट है। इसका सिर्फ तरीका ये है कि हर लंग की टीबी को डिटेक्ट कर लें और उसका समय के से इलाज कर दें तो फैलना बंद हो जाएगी। तो WHO ने ये टीबी इरेडिकेशन का 2030 का एक एम बनाया था और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, हम 2025 तक इसको इरेडिकेट कर देंगे। और उसके अनुसार जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था उसका नाम बदल दिया, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम बना दिया। अच्छा चल रहा था जी, दवाइयाँ सब मौजूद थी, डायग्नोसिस। कोविड के टाइम पर प्रॉब्लम हो गई। कोविड के टाइम पर सबकी मूवमेंट बंद हो गई, तो जिसको टीबी हुई वो भी घर बैठे रहे। कोई भी जो टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी डॉट, शॉर्ट कोर्स। तो इसमें जैसे किसी एक्स आदमी को गांव में टीबी हुई, एक तरीका तो होता है उसको दवाइयाँ मुफ्त दे दो, वो ले या ना ले तो उसका क्या पता चले। तो किसी को, आंगनवाड़ी वर्कर को या पास में नाई को या किसी भी वर्कर को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आपको रोज़ जाके उसको दवाई अपने सामने उसको खानी है। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, ये भारत सरकार की नीति है। तो उसमें जो है थोड़ी सी शायद कोविड टाइम पर इतना कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, लेकिन ये भी तय है कि जो 10 साल पहले जो टीबी का इंसिडेंस था अभी काफ़ी कम है। तो डॉक्टर साहब टीबी हम 2025 तक इरेडिकेशन पे पहुंच रहे हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब जो इसकी दवाएं हैं हाँ। टीबी की, वो डॉक्टर साहब कितनी महंगी हैं, सस्ती हैं, मुफ्त मिलती हैं, क्या उसके बारे में डॉक्टर साहब? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। एक तो महंगी का प्रश्न नहीं है क्योंकि मुफ्त मिलती है, 100% सब लोगों को मुफ्त मिलती है। पर जो खरीदना भी चाहे तो कोई बहुत महंगी नहीं होती है। जो कैटेगरी 1 जो सिंपल ट्यूबरक्लोसिस होती है उसमें 4 दवाइयाँ होती हैं, रिफेम्पसिन, आइसोनाइजेट, पायरेथ्रामाइड, एथिओम्बेटॉल। ये चारों अगर लें तो दिन में आप सोचे 20-30 रुपए का खर्चा आता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो समस्या आती है वो आती है कंप्लायंस की। एक एक्स आदमी को टीबी हुई, उसको बुखार था, खांसी थी, उसने दवाई लेना शुरू किया। दवाई लेते ही अगले दिन उसको उल्टियाँ होने लग गई। मोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं, पेट के लिए गर्म होती हैं, और फिर 4-6 दिन बाद बिल्कुल उल्टियाँ आने लग गई, भूख खत्म हो गई। तो ये करीब 5% लोगों में, जो कोई छोटा नंबर नहीं है, करीब 5% लोगों में लिवर को इंजरी करती है। लिवर जैसे जॉन्डिस हो जाती है ना, तो एकदम उल्टी आ गई, खाना नहीं खा पा रहे, तबीयत खराब हो गई, पेट में दर्द हो गया, तो फिर वो दवाई को बंद कर देते हैं, तो उससे नॉन कंप्लायंस हो जाती है। दूसरा ये होता है कि 3 से 6 हफ्ते के अंदर उसका बुखार ठीक हो जाता है,
खांसी बंद हो जाती है, वज़न बढ़ने लग जाता है, तबीयत हरी हो जाती है, बहुत बढ़िया तबीयत हो जाती है। तो फिर कई लोग सोचते हैं अब तो मैं ठीक हो गया, दवाई बंद कर देते हैं। तीसरा ये होता है कि जब उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो वो सोचते हैं कि ये एलोपैथी बेकार है, मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लूँ या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता हूँ या और किसी दूसरे। ये तो मुख्य कारण है नॉन कंप्लायंस के। लेकिन कुछ और भी कारण होते हैं, जिसमें होता है कि मुंबई में एक शोध हुआ था जिसमें उन्होंने डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन इकट्ठे किए टीबी के। 67 तरह के प्रिस्क्रिप्शन थे अलग अलग। तो डॉक्टर की तरफ से भी त्रुटि हो सकती है कि उसका प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर नहीं हो। एक और कारण होता है कि कई लोगों को एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है, मेल एब्जॉर्प्शन कहते हैं, कि दवाई तो खा रहे हैं लेकिन वो ब्लड में पूरी जाती नहीं है। तो ये 5-6 कारण है जिस वजह से प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो है 100% लोग दवाई कंप्लीट नहीं करते, और ये एक बड़ा कारण होता है जिससे कि MDR टीबी उत्पन्न होता है, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। वो एक बड़ी समस्या है इस समय। अगर नॉन कंप्लायंस होती है तो फिर वो जब पेशेंट ठीक हो जाता है 4-6 हफ्ते बाद वो मस्त हो जाता है। कुछ सालों के बाद जब उसको फिर टीबी होती है, क्योंकि टीबी सिस्टम से गई नहीं है उसके, फिर जब टीबी होती है तो उसमें 18% चांस होता है कि वो MDR हो जाता है। तो MDR डॉक्टर साहब क्या कोई खतरनाक स्टेज है? MDR का दीपक जी ऐसा है कि करीब 30-40 साल पहले जो हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में लिखा जाता था एडिटोरियल, MDR इज़ अ डेथ सेंटेंस। क्योंकि उस समय भी इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ सब तरह की सुविधाएं मौजूद थी, MDR का क्योर रेट 52% था, 52%। दवाइयों के बावजूद भी 48% ठीक नहीं हो पाते थे। तो MDR क्या होता है कि इट इज़ कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। कारण मैंने आपको बता दिया कि नॉन कंप्लायंस होता है। अब वो एक बंदे की नॉन कंप्लायंस थी, उसको फिर टीबी हो गई, वो MDR है। अब उसके बैक्टीरिया MDR टीबी के बैक्टीरिया, अब वो जब उसको फैलाएगा तो वो MDR को ही फैला रहा है। तो वो जब एक्स आदमी को जब इन्फेक्ट करता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी MDR, क्योंकि उस बेचारे ने तो नॉन कंप्लायंस नहीं करी, उसको बैक्टीरिया ही ऐसा मिला। तो उसका इंसिडेंस होता है 3.6%। मतलब आप कम्युनिटी में अगर 100 पेशेंट टीबी के हैं उसमें से 3.6% MDR होंगे। अगर उसको खुद को नॉन कंप्लायंस की वजह से फिर से हुई है तो 18%। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, 2 दवाइयाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं पोटेंट, रिफेम्पसिन और आइसोनाइजिन, जो कि किल करती हैं बैक्टीरिया को। अगर इन दोनों से रेजिस्टेंस होता है तो हम उसको MDR कहते हैं। उसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि उसका इलाज मुश्किल होता है। 18 में कन्वेंशनली 18 महीने का ट्रीटमेंट होता है, उसमें इंजेक्शन्स भी देने पड़ते हैं, और सब कुछ करने के बाद भी क्योर रेट्स कम होते हैं, डेथ रेट ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने बताया कि ये इतनी खतरनाक स्टेज पर ही पहुंचता है, लेकिन आपकी टीबी को ख़त्म करने की बीमारियों के जो दवाएं आप देते हैं उनके साथ खुराक, आदमी को खान पान भी अच्छा, उसके बारे में भी कुछ बताया जाता होगा? ज़रूर। जो भी हमारे पास टीबी के पेशेंट आते हैं उनको बताते हैं कि आप पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक आहार में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन इंटेक। अब भारत में एक बहुत बड़ा तबका है वेजिटेरियन होते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं वो भी ऐसे नहीं खाते कि सुबह से ही नॉन वेज खाना शुरू कर दें। वो तो ठीक, कभी चिकन खा लिया, कभी बाहर गए कुछ खा लिया। तो उसमें हम उनको बताते हैं, जैसे दूध होता है, दालें होती है, सोयाबीन होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, पनीर होता है, जो शहरों में टोफू होता है, इनमें प्रोटीन्स होते हैं। लोग कहते हैं हम जूस पिएंगे, जूस ज़रूर पिएं, पर जूस से प्रोटीन नहीं बनता। या नॉन वेजिटेरियन है तो मटन, चिकन, फिश ये सब खाएं। दूध बहुत अच्छी चीज़ होती है प्रोटीन्स के लिए भी और जनरल उसके लिए भी, दूध या दही। तो आहार का बहुत बड़ा
तो किसी भी टीबी पेशेंट को अगर हम दवाई लिखते हैं और अगर आहार के बारे में नहीं बताएं तो हमारी डेफिशिएंसी है। ज़रूर बताना होता है कि आपको पौष्टिक आहार खाना है और वैसा आहार खाना है जो इजीली डाइजेस्टिबल हो। ये भी हम सलाह देते हैं कि आप जो बाहर के खाने हैं, जो आदमी चाट वगैरह खाता है, क्योंकि उससे भी पेट खराब होता है, फिर वो सोचते हैं कि दवाई सूट नहीं करी। तो आहार का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके मतलब कि टीबी वाले जो पेशेंट हैं उनको विटामिन डी के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। नहीं, विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो लेना चाहिए, नहीं तो हम तो ये ऐसा नहीं होता कि हर टीबी पेशेंट का हम विटामिन डी टेस्ट कराते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि महंगा टेस्ट होता है। हम जनरली डेफिशिएंसी सस्पेक्ट करते हैं तो भी कराते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे 2025 तक भारतवर्ष में टीबी इरेडिकेशन का एक मूवमेंट चल रहा है, तो पूरे देश में हम किस तरह का उनका टेस्ट करते हैं, किस तरीके की व्यवस्था फॉलो करते हैं जिससे हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि 2025 में हमारा देश टीबी मुक्त हो गया। जैसे डायबिटीज़ के टेस्ट कॉमन होते हैं, ब्लड टेस्ट लोगों से लिए जाते हैं, तो कौन सी ऐसी मैकेनिज़्म आपके सामने आती है कि जिससे ये तय होता है कि अब ये ज़िला टीबी मुक्त है और ये देश टीबी मुक्त है? नहीं, देखिए वो बात हमारी वहीं आ जाती है, केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। जिसको भी खांसी है क्योंकि वो टीबी के उन्मूलन के लिए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही फैलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी को नहीं ट्रीट करना चाहिए, लेकिन वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। तो इसलिए जो है, जितने भी ये जो दीवारों पे लिखा होता है, इश्तिहार होते हैं कि अगर आपको खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा तो कृपया अपना जांच कराएं, इसकी अवेयरनेस जो आप कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ तक फैसिलिटीज़ का प्रश्न है वो तो वाइडली अवेलेबल है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में भी पहुँच जाओ, टीबी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट सब जगह अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि आपके डॉक्टर साहब, आपका निजी अनुभव क्या कहता है कि देश में अभी भी टीबी की व्यापक तरीके से जागरूकता की आवश्यकता है? जी हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। और इसको किस तरीके से किया जाए जो और ज़्यादा प्रभावी हो सकता है? नहीं, वो चल रहा है। और ये जो हम जैसे वर्ल्ड टीबी डे होता है, ये इसीलिए कहा जाता है कि एक जागरूकता करने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हर तरह के दिन को जो है ना याद किया जाता है। तो ये जागरूकता के तरीके यही हैं कि आप अखबार में, टीवी में, हर जगह वो भारत सरकार कर रही है अच्छे से। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब, टीबी का जो एक बढ़ता हुआ एक विकराल रूप आ रहा है सामने इस बीमारी का, क्या इसके लिए डॉक्टर्स को भी आप लोग ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था है जो छोटे शहरों के हैं, गांव में पीएचसीज में पोस्टेड हैं? तो जितने भी लोग सेंटर्स पे और सब सेंटर पे जो पहले जिसको नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, अभी रेडिकेशन, ये बहुत एक्टिव प्रोग्राम है। और इसमें जिसने भी डॉक्टरी करी है वो सक्षम है इसके लिए, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड है। बलगम जांच कराना, बलगम जांच में पॉजिटिव आना और उसका इलाज करना, एक्सरे, बहुत सिंपल है। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को ना आती। डॉक्टर साहब, पल्मोनोलॉजी के साथ साथ क्रिटिकल केयर भी एक शब्द जुड़ा हुआ है, तो क्रिटिकल केयर का पल्मोनोलॉजी से क्या संबंध है डॉक्टर साहब? हाँ, ये दूसरी चीज़ आपने पूछ ली। जो क्रिटिकल केयर होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो बीमारियां होती हैं, आपने सुना होगा कि फलाना वेंटिलेटर पे है, फलाना बाईपैप पे लगा हुआ है। तो जो क्रिटिकल केयर होती है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पल्मोनोलॉजिस्ट का डोमेन होता है। जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं वो पल्मोनोलॉजी से भी होते हैं, जनरल मेडिसिन से भी होते हैं और एनेस्थीसिया बैकग्राउंड से भी होते हैं। तो क्रिटिकल केयर न्यूरोलॉजी में अलग होती है, क्रिटिकल केयर जो हार्ट सर्जरी में वो भी क्रिटिकल केयर होती है, क्रिटिकल केयर जो गायनेकोलॉजी में होती है वो भी क्रिटिकल केयर होती है। लेकिन क्रिटिकल केयर का एक बड़ा हिस्सा होता है असिस्टेड वेंटिलेशन, ऑक्सीजन कम होना, आप उसको ऑक्सीजन को मैनेज करते हैं उसमें वेंटिलेटर से, तो लंग में ही हवा भरते हैं ना, जैसे कोविड में होता था। तो इसलिए वो पल्मोनरी के साथ जुड़ गया।
40 साल पहले की बात करें तो सिर्फ एनेस्थीसिया वाले ही क्रिटिकल केयर करते थे, लेकिन धीरे धीरे से ये पल्मोनरी के साथ आ गया, तो इसलिए मेरे डेजिग्नेशन में पल्मोनरी क्रिटिकल केयर। अच्छा, तो सब टीबी के बारे में आपने इतना डिटेल में सारे दर्शकों को बताया। अब देश के डॉक्टर्स को, देश के आम नागरिकों को टीबी के आपकी विशेषज्ञता होने कर आपका उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, मैं आप सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, क्योंकि टीबी को ट्रीट करना सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हों। जो मैंने बताया कि डॉट्स जो होता है जिसमें कि दवाइयाँ दी जाती हैं, उन सब की ये ड्यूटी होती है कि दवाइयाँ उनको पहुंचाना और उनको देना। तो मेरा ये संदेश है कि टीबी को कंट्रोल करने में सबका योगदान होना चाहिए, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास कोई भी अगर बार बार खांस रहा है तो उसको आप ये ज़रूर सलाह दें कि आप अपने टीबी की जांच कराएं। कई बार बुखार कम होता है, नहीं होता है, आदमी अपनी इच्छा शक्ति से अपने आप को चला रहा होता है, या वज़न कम हो रहा है, तो उसकी जांच कराएं। और जब अगर आपको टीबी का डायग्नोसिस हो गया है तो आप उसको स्टिग्मा न समझें, ये बहुत एक कॉमन बीमारी है, और उसका प्रॉपर इलाज कराएंगे तो आपका भी जीवन ठीक रहेगा और आपके जो परिवार के जन हैं और आसपास हैं वो भी इससे बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने आज टीबी के बारे में देश के नागरिकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। आप इस राष्ट्रीय अभियान में पूरी तरीके से आप लक्ष्य इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद।